अर्जेंट कॉल था। ठीक, चलो तो अपन बात कर रहे थे किसकी, लिविंग सेल की। तो ये तो डेड सेल थे अपने, इससे पहले देखे थे अपन ने। ये डेड सेल जो किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। अब डेड सेल खोजा हो या जीवित खोजा हो, सेल तो सेल होता है, तो सेल की खोज की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली कोई पूछे कि नहीं लिविंग सेल बताओ कि लिविंग सेल को सबसे पहली बार किसने खोजा था, तो लिविंग सेल को खोजने वाले व्यक्ति थे ये एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहली बार बैक्टीरिया को देखा था। ठीक है, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है इनको। लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने किसने की, इन्होंने की। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाए कि भाई सेल की डिस्कवरी किसने की, तो फिर आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। हालांकि वो सेल कैसा था, डेड था, मरा हुआ था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल माने सेल, तो सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली पूछ ले कि नहीं लिविंग सेल की खोज किसने की, तो फिर आंसर लगाना है आपको एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इतनी कहानी समझ में आ गई। आगे बढ़े अपन। ये बुक थी उनकी, बुक को ध्यान रख लो, माइक्रोग्राफिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अब देखो यहाँ पर सेल थ्योरी, ये दो वैज्ञानिक और हैं, एक हैं आपके सील्डन और एक हैं आपके स्वान। ये रहे सील्डन और ये रहे स्वान। देखो ये दोनों कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, अलग अलग थे। अपन दोनों एक साथ ही इनको पढ़ते हैं, तो अपन ने सुना आ रहा सील्डन स्वान, सील्डन स्वान, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग जगह रहते थे, ये अलग जगह रहते थे, लेकिन दोनों के काम एक पर ही थे। सील्डन जो था ना, वो प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। किसके ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर। स्वान जो थे वो एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, दोनों की अलग अलग रिसर्च थी। एक प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और दूसरे एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। अब यहाँ से आप कुछ बातों को समझें। प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग पे काम कर रहे थे। ये काम कर रहे थे 1838 में और ये काम कर रहे थे 1839 में। जब इनकी आपस में मुलाकात हुई तब इन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरी शेयर की, तो पता चला कि दोनों की डिस्कवरी एक ही है, दोनों की जो रिजल्ट है डिस्कवरी के वो एक ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये प्लांट पे काम कर रहे हैं, ये एनिमल पे काम कर रहे हैं। तब इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा गया क्या, सेल थ्योरी। इसलिए सेल थ्योरी का जो ईयर पूछा जाता है ना, वो यही लिखते हैं अपन 1838 टू 1839। सेल थ्योरी का अपन क्या लिखते हैं, 1838 टू 1839। ठीक, अब देखो इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा। इन्होंने कहा कि चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, सब सेल के ही बने होते हैं, बस देखने में अलग होते हैं। मतलब वो डिफर करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, वो दिखने में अलग हैं, बट मेड अप बाय द सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, लेकिन बनते काय के हैं, एक ही प्रकार के सेल से ही बनते हैं। प्लांट और सेल, क्योंकि इनके रिजल्ट भी वही थे, इनके रिजल्ट भी वही थे, अलग अलग दिखने में जरूर है। मैं अलग दिखता हूँ, प्लांट दिखने में अलग है, लेकिन हम बने एक ही टाइप के सेल्स के हैं, एक ही जैसे सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, कोई भी हो, ऑल दी प्लांट्स और एनिमल, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सब की सब काय के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। और ये सेल जो होती है ना, वो अपने आप में ही एक यूनिट की तरह काम करती है, एक इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है। सेल का अपना एक खुद का एक अलग वजूद है, अपना खुद का एक अलग उसकी एक्टिविटी है। ठीक है, अपनी खुद की एक उसकी आइडेंटिटी है, अलग अलग सेल्स की। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो फंक्शनल और एंड बायोलॉजिकल यूनिट, इस पर क्वेश्चन आ चुका है, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। तो सेल को फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट किसने कहा था, ये भी सील्डन और स्वान ने कहा था अपनी सेल थ्योरी के अंदर। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट किसने कहा था, सील्डन और स्वान ने। इसके अलावा इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा कि जो सेल है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो सकता है, वो खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है। सेल जो है वो रेस्पिरेशन भी कर सकता है। सेल जो है अगर उसके एनवायरनमेंट के चारों तरफ अगर कोई हम चेंजेस करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड भी कर सकता है, मतलब रेस्पॉन्स करने की भी उसके अंदर क्षमता है। ये सारी चीज़ें सेल अपने आप में कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ से कहीं नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस यही पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो वो सील्डन और स्वान ने दी थी। कब दी थी, 1838 से 1839 में। बस अब आ जाओ अपना, दो टाइप के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन सा, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसी को हम लोग बैक्टीरियल सेल भी कह सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर कंपैरिजन बैक्टीरिया के सेल से ही होता है। एक्चुअली में प्रोकैरियोटिक सेल्स में एग्जाम्पल ही क्या है, बैक्टीरिया।
वहीं यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो है आपके ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो सब किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। जैसे कि मैं, आप, बाहर जितने भी पेड़ पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं वो सब किस में आती हैं, यूकैरियोट में आती हैं। जो बैक्टीरिया हैं वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं। देखो, ये बड़ा बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगा, बहुत बेसिक टाइप का, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक वाली बातें हैं। आजकल तो ये स्कूल के जो बच्चे होते हैं 5वीं 6वीं क्लास के, उनकी चीज़ें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही बंद होगा, लेकिन बस एक आपके लिए जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं। यहाँ पर देखो, सबसे ऊपर होती है इसके अंदर सेल वॉल, ठीक, और उसके नीचे वाली होती है सेल मेम्ब्रेन। दो तो लेयर होती हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। एक होती है सेल वॉल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अब यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखना, एक प्लांट अलग है, एनिमल अलग है। मैं सिर्फ प्लांट की बात कर रहा हूँ, एनिमल के बारे में थोड़ी बता दूंगा। मैंने यूकैरियोट में किसका डायग्राम बनाया है, ये आपका प्लांट का। तो यहाँ पर भी पाई जाती है सबसे ऊपर वाली लेयर सेल वॉल और अंदर वाली लेयर सेल मेम्ब्रेन। देखो, इसमें से ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कॉमन है, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। हमारे अंदर भी अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर कॉमन होती है, ये तो होगी ही होगी। अगर इस दुनिया में कहीं सेल है तो उस सेल के पास सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। सेल वॉल एक्सेप्शन है, सेल वॉल सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट के अंदर और एक फंगस के पास, बस तीन के पास ही सेल वॉल होती है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही प्रकार की सेल वॉल होती है, एक प्लांट के पास, एक बैक्टीरिया के पास और एक फंगस के पास। इसके अलावा किसी के पास सेल वॉल नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास क्या है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद अंदर बात करें अपन तो यहाँ पर ये रहा इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर ऐसा कोई न्यूक्लियस नहीं है, ठीक। यहाँ पर ये उसके अंदर डीएनए है। आप यहाँ पर डीएनए को देख सकते हो, ये धागे जैसा है, लीनियर डीएनए जिसको अपन बोलते हैं। लीनियर डीएनए का मतलब समझते हो, लीनियर का मतलब जिसके छोर हो जाएं, कोई 2 एंड हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डीएनए कैसा है, सर्कुलर डीएनए है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसके कोई छोर नहीं, भाई गोल है, इसके छोर ही नहीं है। ये लीनियर है, एक एंड ये रहा, दूसरा एंड ये रहा, ये लीनियर डीएनए है, ये सर्कुलर डीएनए है। और कोई ऐसा न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होता, वहाँ पर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर ये देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपकी गोल्जी बॉडी, ये है आपके राइबोसोम्स। देखो, राइबोसोम यहाँ पर भी होते हैं, राइबोसोम यहाँ पर भी होते हैं, बस दोनों में फ़र्क समझो।
यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। अब 70S टाइप क्या होता है बताऊंगा अभी। और यहाँ पर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, 70-80 में क्या फ़र्क है वो सारी चीज़ें अपन देख लेंगे अभी। तो ये बहुत मेजर मैंने डिफरेंस बताए। साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म तो उसके अंदर भी है। साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है। देखो तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई अच्छा सा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। वहाँ पर एक अच्छा वेल डिफाइंड बढ़िया सा न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर एक चीज़ और बनाओ यहाँ पर, उस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस भी है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस भी है। जब यहाँ पर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा। वहाँ पर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, और इस डीएनए के अंदर एक प्रोटीन भी पाया जाता है जो उससे एसोसिएट रहता है। अंदर नहीं होता, इसी के साथ जुड़ा होता है, जिसको कहते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन। जबकि यहाँ पर कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ठीक है, इसके कोई नोट्स वोट्स नहीं दूंगा मैं, सिर्फ आप बोल रहा हूँ। ठीक है, नोट्स मैंने आपको दे दिया पर उसमें ये सारी चीज़ें लिखी नहीं है। बहुत बेसिक सी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके न्यूक्लियस में डिफरेंस। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, बहुत अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से होगा। यहाँ पर न्यूक्लियस, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक डीएनए है बस, वो भी इसके साइटोप्लाज्म में ही पड़ा हुआ है, और वो डीएनए से क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और कैसा होता है, लीनियर, जिसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ा होता है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता। यहाँ पर तो डीएनए साइटोप्लाज्म में ही है, और वहाँ पर कैसा है, लीनियर, लेकिन यहाँ पर कैसा है, सर्कुलर। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके डीएनए में कोई हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा नहीं होता, जबकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन रहता है। इसके अंदर यहाँ से देख लो, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सारी चीज़ें यहाँ पर है, यहाँ पर इसके अंदर नहीं होती। यहाँ पर एक चीज़ पाई जाती है फ्लैजिला, जो इसकी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। ये फ्लैजिला यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। और एक राइबोसोम का फ़र्क बता दिया, राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर राइबोसोम 80S टाइप का होता है, वहीं प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। ये मेजर डिफरेंस है। चाहो तो इसको नोट कर लेना आप लोग डायग्राम से, या जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। ये देखो कलरफुल डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, इस तरह का। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, देखो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या नहीं होता जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लिख जाओ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब एक अच्छा बढ़िया सा न्यूक्लियस नहीं होता। और जब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। उसके अंदर जो डीएनए होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, गोल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन गोल होता है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर, मैं अपनी अगर बात करूं, प्लांट की अगर बात करूं, तो हमारे अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, धागे जैसा होता है, लंबा डीएनए होता है, धागे जैसा होता है, इसके दो छोर होते हैं, दो एंड होते हैं। जबकि बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए के कोई छोर नहीं होते, कोई एंड नहीं होते, वो गोल होता है। हमारे अंदर, प्लांट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए से जुड़ता है, और उससे जुड़कर वो क्रोमोसोम बनाता है। जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम जैसा कोई काम ही नहीं है। बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम जैसा कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन ही नहीं होते, तो क्रोमोसोम कहाँ से बनेगा। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है जो कि 70S टाइप का होता है, और हमारे अंदर, प्लांट के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है। ठीक, ये मेजर डिफरेंस है। अब देख लो, अपन बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। अब यूकैरियोटिक सेल में भी दो थे, एक था प्लांट और एक था एनिमल। देखो एक बनाया मैंने बिल्कुल एकदम शेप के साथ, एक बना दिया मैंने ऐसे ही बिना शेप वाला। दोनों में क्या अंतर है उसको समझो। इसमें आपको दो लेयर नज़र आ रही है, वहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर है। ये है आपका प्लांट सेल, और इस लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, सेल वॉल। बाहर की लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल, और अंदर वाली लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। वहीं अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, सेल वॉल
एनिमल के अंदर नहीं होती। ये क्या है आपका एनिमल सेल और ये रहा आपका प्लांट सेल। यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही होती है। इसी वजह से देखो जो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो काफ़ी पतली होती है, थिन होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक नेचर मतलब जैसे रबर बैंड होता है ना अपना, लड़कियां जो रबर बैंड बालों में लगाती है, रबर बैंड जैसे इलास्टिक नेचर का वैसे ही रहता है। इसलिए जैसे पर रबर बैंड को नॉर्मली ऐसे छोड़ दो तो वो गोल जैसा रहेगा एकदम, ऐसे ही रहता है। जबकि ये जो सेल वॉल होती है ना ये काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है और ये नॉन इलास्टिक होती है। कैसी होती है? नॉन इलास्टिक। इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, इसलिए ये एक पर्टिकुलर शेप में है, ये शेप में नहीं है। क्यों शेप में नहीं है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। प्लांट जो है वो एक पर्टिकुलर शेप में है क्योंकि इसके पास सेल वॉल है। ठीक, अंदर जब अपन जाएँ तो सब कुछ वही मिलेगा आपको, एज इट इज़ सब कुछ वही है। क्या क्या डिफरेंस है वो बताऊँ मैं आपको। यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होता है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, होता ही नहीं है। ठीक, मेन चीज़ आपकी वही है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर होता है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। बाकी का ऑलमोस्ट आपने सभी चीज़ें इसमें सेम ही है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से सिर्फ यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। यहाँ पर सेल वॉल होती है, वहाँ पर सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पर भी लिख लो, यहाँ पर सेल वॉल पाई जाती है तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अलावा फिर छोटी मोटी चीज़ें और है, सेंट्रियोल वेंट्रियोल करके कुछ है, वो आपके मतलब की चीज़ें नहीं है। बस ये दो चीज़ें हैं, एक क्लोरोप्लास्ट और एक सेल वॉल जो प्लांट के पास है और एनिमल के पास नहीं है। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको पढ़ना है ये है हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क, देखो ये देखो आपका प्लांट सेल और ये एनिमल सेल ऑलमोस्ट सबको सेम है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस, इसके अंदर भी न्यूक्लियोलस, इसके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर लाइसोसोम, इसके अंदर भी लाइसोसोम, ये देख लो, इसके अंदर भी वैक्यूल, इसके अंदर भी वैक्यूल। ठीक, इसके अंदर ये गोल्जी बॉडी, इसके अंदर भी गोल्जी बॉडी, इसके अंदर राइबोसोम, तो इसके अंदर भी राइबोसोम। बस यहाँ पर देखो आप, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इसके पास देखो सेल वॉल है तो इसके पास सेल वॉल नहीं है, और ये अंदर वाली क्या है इसकी सेल मेम्ब्रेन है जो दोनों के पास है। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही हमको पढ़ना है। एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप फिलअप करना है, इसको देखना, 2-4 बार भर के देख लेना, इसको आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ है भी नहीं इसके अंदर, 5वीं 6वीं के बच्चे भी इसको बड़े आसानी से कर देते हैं। अब आते हैं काम की चीज़ पर। यहाँ से अपनी सही बात शुरुआत होती है सेल की। अभी तक जो कुछ भी पढ़ा था अपन ने वो एक तरह से बेसिक था, बहुत बेसिक था, एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था वो। अब अपनी काम की चीज़ें आती हैं। बात करते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। एक प्लांट सेल के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? देखिए,